आज हमारे प्रदेश का किसान एवं बागवान कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के साथ साथ फूल उत्पादन के क्षेत्र में भी बहुत ही प्रगतिशील है। और ऐसे ही आज प्रगतिशील एवं सफल किसान श्री सुनील कुमार चंदेल जी हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। चंदेल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी, सभी किसान बागवानों को मेरा नमस्कार। चंदेल साहब आज फूल उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय एवं सराहनीय कार्य कर रहे हैं। न केवल इन्होंने स्वयं के लिए रोजगार एवं आय का साधन इसे चुना, अपितु आज बहुत से लोगों को यह रोजगार भी दे रहे हैं। फूल का उत्पादन, इसका व्यापार, इसकी खेती और इससे रोजगार किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम विस्तार पूर्वक चंदेल जी से चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सफल किसान, देखो दर्शकों, कहा गया है कि सफलता के लिए परिश्रम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना परिश्रम का होना अनावश्यक है। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा माते संगोस्तव कर्मणि। कर्म करते रहेंगे तो फल प्रभु अवश्य देंगे। चंदेल साहब उसी कर्म और उसी परिश्रम का परिचायक है और हमें भी बड़े आज हर्ष एवं गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे कार्यक्रम में चंदेल साहब मौजूद हैं। चंदेल साहब, जैसा कि हम फूल उत्पादन की बात कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश आज अग्रणीय कार्य इस क्षेत्र में कर रहा है, सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जिला बिलासपुर की तहसील झंडूता के ग्राम बैरी दरोला के रहने वाले हैं। हमने अक्सर ये सुना है कि फूल का उत्पादन हमारे जिला सोलन के चैल क्षेत्र में होता है। बिलासपुर में आपने फूल का उत्पादन किया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? जोशी जी, 96 में हम, एक तो हमारा सबसे पहले शौक़ था फूलों के प्रति और रोज़गार भी था कि हमने अप्लाइमेंट पे काम करना है। अब हमें इनकम को जनरेट करना है, तो इसमें कुछ अलग से हटके करना था। तो हमें शौक़ था कि फूलों का। उसके अलावा 96 में हम ओपन फील्ड में फूलों की खेती करते थे। उसके बाद 96 में हमारा प्रोडक्टिव कल्टीवेशन जो ग्रीन हाउस कंसेप्ट आया, वो 96 में आया। पहले हम ओपन फील्ड में करते, उसमें थोड़ा मार्जिन कम होता था, क्योंकि उसमें जो प्लांट्स लगते थे या फूल होते थे, उत्पादन होता था, वो सस्ते फूल होते थे। जैसे ही हमें प्रोडक्टिव कल्टीवेशन शुरू किया, उसमें हाई वैल्यू क्रॉप जैसे कि हमारा कार्नेशन है या जरवरा है, जिप्सोफिला है, लिमोनियम है, विभिन्न प्रकार के फूल, जिससे हमें हाई वैल्यू इनकम मिलेगी और जल्दी इनकम मिलती है हमें। हमारा ये उसमें पॉली हाउस के अंदर हम फूलों की खेती करेंगे तो हमें रिटर्न 6 महीने के बाद हमें रिटर्न आना शुरू हो जाता है। लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ता इनकम के लिए। तो हमने इस क्षेत्र को चुना कि इस क्षेत्र में कुछ नया है और इसमें करते हैं कुछ। तो आपके कहने का मतलब है कि पशुपालन, बागवानी और कृषि के साथ साथ यदि आज हमारा बागवान, किसान या कोई भी युवा बेरोजगार इस क्षेत्र में जाना चाहे तो वह इसको रोजगार के रूप में अपनाकर स्वावलंबी बन सकता है। बिल्कुल जोशी साहब जी। चंदेल साहब, देखिए, किसी भी उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियां अपने आप में एक महत्वपूर्ण मायना रखती है। अब जैसे कि जिला बिलासपुर को गर्म इलाके में माना जाता है, तो क्योंकि जो ये उत्पादन है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे किसान बागवानों को बताएं कि इस उत्पादन के लिए किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके अनुरूप होती हैं। सर, हिमाचल पर हमारा सौभाग्य है कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं। हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है और छोटा सा स्टेट है हमारा। कुछ एरिया हमारा बहुत ठंडे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हैं। जैसे हमारे बिलासपुर का एरिया है, हमीरपुर का है, कुछ कांगड़ा का है, वो हमारे गर्म एरिया हैं। पर यह है कि जो गर्म एरिया है, हमें गर्मी में जैसे प्रोडक्शन हमारी आती है, उसमें थोड़ी हमारी क्रॉप वीक रहती है
और सर्दियों में हमारी क्रॉप बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि उसमें ठंड होती है, हमें सनलाइट चाहिए होता है, सनलाइट हमें पूरा मिलता है। बहुत ज़्यादा जगह तो ये दिक्कत है कि सनलाइट कम होता है, हमारे पास सनलाइट अच्छी है। हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता है हिमाचल प्रदेश की, वो सब जगह मैक्सिमम हर जगह बढ़िया है। तो इसकी वजह से बिलासपुर में कंडीशन तो बहुत मुश्किल होती है काम करने, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जाता है वो 40+ जाता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। जब हाई ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा उसमें मोटिलिटी आती है, जैसे कि इसे बोलते हैं प्लांट मरना शुरू हो जाता है, उसमें फंगस रोग अटैक ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें प्लस पॉइंट ये होता है कि सर्दियों में हमारी क्रॉप बहुत अच्छी आती है, पर गर्मियों में और बरसात में हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि हमारा फ्लावर थोड़ा वीक हो जाता है, उसकी वजह से हमें थोड़े रेट कम मिलते हैं। पर ओवरऑल जैसे बिलासपुर और कुछ एरिया देखे जाए हमारे, तो वहाँ पे जो सर्दियों की क्रॉप आती है हमारी, वो सुपर और बम्पर क्रॉप आती है, जिसकी वजह से हम मार्केट में स्टैंड रहते हैं। जी चंदेल साहब, जैसा कि आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि पहले आप ओपन कल्टीवेशन करते थे और फिर अब पॉली हाउस में इसका कल्टीवेशन, और जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न किया कि भौगोलिक परिस्थितियाँ या तापमान का, टेम्परेचर का मेंटेन होना, तो क्या अंतर है ओपन कल्टीवेशन और जो पॉली हाउसेस के अंदर कल्टीवेशन होता है, उस पर थोड़ा किसानों को बताइए। सर, जो ओपन में हम क्रॉप लेंगे वो मौसम के सहारे लेनी पड़ती है, हमें मौसम के हिसाब से लेनी पड़ती है। हमारा क्रॉप ओपन में लगाएंगे, जैसे हम गेंदा ही लगाते हैं, तो वो भी बरसात में, जैसे बरसात पड़ती है हमारी या फॉग पड़ती है या जिसको कोहरा बोलते हैं हम देसी भाषा में, कोहरा पड़ेगा तो उसको डैमेज कर देगा ओपन में जी। और उसमें हम महंगी क्रॉप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो डैमेज हो जाएगी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसान बागवानों का होगा। जी। तो प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में ये है कि आप 12 महीने क्रॉप ले सकते हैं जी। उसमें ना तो आपको कोहरे का असर पड़ेगा, ना आपको इसका तापमान का असर फर्क पड़ेगा, लेकिन वो मेंटेन हो सकता है। हाँ, मेंटेन हो सकता है। और प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में जैसे कुछ भी बाहर का अंदर कुछ नहीं आ सकता, आपके इंसेक्ट कोई नहीं अंदर नहीं आएगा, उसमें आप हाई वैल्यू क्रॉप लगा सकते हैं। आप रिस्क ले सकते हैं कि आप मेरी प्रोडक्टिव कल्टीवेशन है, मैं इसके अंदर इंसेक्ट आ गया तो मैं स्प्रे करूंगा, इसमें कोई फंजीसाइड आएगा तो मैं ड्रिंच करूंगा इसमें। और जंगली पशुओं से भी अगर आपने प्रोडक्टिव कल्टीवेशन की है, पॉली हाउस के अंदर क्रॉप लगाई है, तो वो सेफ्टी रहती है उसकी। और आप महंगी क्रॉप लगा सकते हैं उसमें, जो जैसे हमारा फूल ही है, फूल हमारे बहुत महंगी क्रॉप होती है जी। तो वो क्रॉप आप अंदर ले सकते हैं, बाहर आप उसको नहीं ले पाएंगे सर जी। चंदेल जी, किसी भी उत्पादन के लिए मिट्टी एक जिसे मृदा कहते हैं, महत्वपूर्ण घटक होता है, तो मिट्टी की क्या भूमिका रहती है इस उत्पादन में? जोशी जी, मिट्टी तो हमारी हिमाचल प्रदेश की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ भी फूलों की खेती हो रही है, जो नई सॉइल है हमारी, वहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है मिट्टी की, कि मिट्टी में हमारा पीएच लेवल डाउन है या हाई है जी। हमारी हर जगह मिट्टी की अच्छी आपके कहने का मतलब पोषक तत्व अनुरूप है जी। अब माइनर सी कमी होती है, तो जैसे प्लांट लगाते हैं हम, उसमें पता लग जाता है कि हमारे इसमें आयरन की कमी होगी, इसमें कैल्शियम की कमी होगी, तो वो हमें खुद पता करना पड़ता है इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है, तो हमने इसको कौन सा स्प्रे करना है या कौन सी हमने इसको फर्टिगेशन करनी है जी। तो मिट्टी का हिमाचल में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि मिट्टी हमारी ठीक नहीं है जी, हमारी मिट्टी अच्छी है हिमाचल की। चंदेल साहब, मृदा के बाद पानी जो है एक महत्वपूर्ण घटक होता है उत्पादन के लिए। क्या इसके उत्पादन में पानी की बहुतायत में आवश्यकता होती है, या इसको सीमित मात्रा में जो पानी हो उसके माध्यम से भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है? सर, पानी तो हमें ज़रूरत होती है, पर जितनी हम ओपन फील्ड में पानी का यूज करते हैं उससे बहुत कम मात्रा में पानी का यूज़ में होता है जी। क्योंकि हम जो भी पानी देंगे वो थ्रू ड्रिप इरिगेशन जाता है, और उसमें आपका टपक सिंचाई होती है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी वहाँ गिरता है, बाकी जो हमारे रास्ते होते हैं उसमें पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल प्लांट के नज़दीक पानी जाएगा। जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट हम उतना पानी देंगे, इससे हमारा पानी की बचत होती है और हमारा टाइम भी बचता है इसमें, क्योंकि हमारा सारा मशीन से काम चलता है जी, ड्रिप इरीगेशन से। तो पानी की ज़रूरत है, पर इतना जितनी हम खेत में या धान में लगाते हैं पानी, उससे बहुत कम मात्रा में पानी की भी इसमें बचत होती है हमारी, और हमारी मिट्टी भी ठीक रहती है इससे जी। चंदेल साहब, वैसे तो कहते क्या, ये तो सर्वमान्य है कि जो पुष्प है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पदार्थ है,
जन्म से लेकर के मृत्यु के मरणोपरांत भी पुष्प का जो है प्रयोग किया जाता है। और फूल अपने आप में एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिनको उत्पादित करके एक अच्छा हमारा जो है एक जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सकता है, आय का साधन बन सकता है? तो कैसे कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिनका उत्पादन आज हमारे क्षेत्र में हो रहा है, प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें, और आप किन किन फूलों का उत्पादन कर रहे हैं और हमारे किसान बागवानों को क्या बताना चाहेंगे कि किन फूलों के उत्पादन से वो ज़्यादा आय को प्राप्त कर सकते हैं? जैसे मैं अपने फार्म की बात करूं, हम सबसे पहले तो कार्नेशन का ही काम करते थे, क्योंकि हिमाचल में नया नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम। तो कार्नेशन, सभी ने कार्नेशन का ही काम किया जी। और कार्नेशन आज की डेट में हमारे फार्म में कार्नेशन है, डच रोज है, जिप्सोफिला है, लिमोनियम है और निथोगालम है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के और कई फूल हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाए हैं। सिम्बेडियम ऑर्किड पे हमने काम किया है जी। उस पे काम कर रहे हैं हम। तो हमारे फार्म में मैक्सिमम जो टाइम के अनुसार जो डिमांड आती है हमें उसी पे काम करना पड़ता है। अब कार्नेशन किसी टाइम बहुत अच्छा रेट होता था, अच्छी डिमांड होती थी, पर पूरे हिमाचल में कार्नेशन हो गया, उसकी बस पूरा स्लम्प आ गया जी। तो हमें चेंज करना पड़ता है। आज की डेट में मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट में आज जितनी भी शादियाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही हैं, सभी जगह वाइट ट्रेंड का चला है, वाइट फ्लावर का ट्रेंड ज़्यादा चला है। इवन तब बरमाला डालते हैं तो वो भी वाइट में चल रही है आजकल। तो जैसे वाइट में हमें जिप्सोफिला का एक नया फूल आया है, 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसका ट्रेंड मार्केट में है। जिप्सोफिला की काफ़ी डिमांड है, पर अब वही बात आ गई कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जिप्सोफिला लगा दिया, इस बार थोड़ा रेट कम मिल रहा है। जी। तो फसल हम वो लगानी है कि जो आपको देखना पड़ेगा कि डिमांड क्या आ रही है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और हमने सप्लाई करनी है तो कितनी सप्लाई जाएगी हमारी। अब इंडिया में जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर में कोई फूल उत्पादन बहुत कम होता है जी। और हिमाचल उत्तराखंड हो गया, कुछ हमारा नैनीताल वाला इलाका होगा उत्तराखंड वाला, बंगलौर हो गया जहाँ क्लाइमेट अच्छा है। इंडिया में ओवरऑल 5-6 जगह है जहाँ पर अच्छा फ्लावर होता है और वहीं से सारी डिमांड पूरी होती है हमारी। चंदेल साहब, जैसे कि हम अपने प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भौगोलिक परिस्थितियों की हमने बात करी, कहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं समतल इलाके हैं जैसे कि आपका बिलासपुर का इलाका है। तो चलिए मान लिए कि ओपन कल्टीवेशन में शायद इसका उत्पादन हर जगह संभव ना हो, क्या पॉली हाउसेज में फूल का उत्पादन हर क्षेत्र में एक समान संभव है? नहीं सर जी, एक समान संभव नहीं है जी। अब जैसे हमारा लाहौल स्पीति एरिया है, बिल्कुल सही कहा, लाहौल स्पीति एरिया है, बड़ा ठंडा एरिया ठंडा है। एरिया। अब मंडी में भी कुछ एरिया है, जंजैली है हमारा, वो ठंडा एरिया है। शिमला में कुछ एरिया है, वो कोटखाई वगैरह ठंडे एरिया हैं। जो ठंडे एरिया हैं वहाँ पर तो जैसे फार्मर काम कर रहे हैं आज की डेट में, टूलिप्स पे काम कर रहे हैं। और अब लिलियम होता है हमारे को, उसका बल्लभ टोटल इंपोर्ट होकर आता है सारा बाहर से, और एक बल्लभ हमें 30-35 रुपये तक पहुँचता है यहाँ के। जी। अगर वहाँ के कुछ किसान अब इस पे काम कर रहे हैं कि हमने इसका बल्लभ से बल्लभ तैयार करना है और फार्म को देना है, तो उस एरिया में हमारा लिलियम का काम अच्छा हो सकता है क्योंकि वहाँ 12 महीने ठंड है। जी। अब बिलासपुर जैसे हिमाचल हमीरपुर हो गया हमारा, कोई और एरिया है निचले लोअर, तो वहाँ पर ये चीज़ें मुश्किल है। जी। तो बल्लभ के लिए काम करना, जैसे बल्लभ हमारा लिलियम का बल्लभ है, ग्लैडियस का बल्लभ है, और कोई भी बल्लभ से जो हम फूल लेते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्लाइमेट हमारे 7,000 फीट से ऊपर की हाइट है, वहाँ पर बहुत बढ़िया हो सकते हैं। और कुछ किसान इसमें काम कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं इसमें। चंदेल साहब, पौध या जिसे हम ब्रीड भी कहते हैं, उसकी उपलब्धता आपको कहाँ से होती है? सर पौध की अब क्योंकि आपने बात करी कि कुछ आप बाहर से भी जो है उसको इंपोर्ट करते हैं, तो वो किस माध्यम से, किस तरीके से आप तक पहुंचता है ताकि उसका आप आगे जो है उत्पादन कर सकें? सर फूलों में कुछ ऐसे फूल हमारे जो पौध से, मदर प्लांट से तैयार किए जाते हैं जी। कुछ ऐसे होते हैं जो बल्लभ से तैयार होते हैं, जैसे ग्लैडियस हो गया, टूलिप्स हो गया, या लिलियम हो गया, या ऑर्निथोगालम हो गया, वो बल्लभ से ही तैयार लेते हैं, पौध तैयार होते हैं, बल्लभ टू बल्लभ तैयार होते हैं, उसका बल्लभ लेना पड़ता है हमें। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो टिश्यू कल्चर से तैयार होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं महाराष्ट्र में या बंगलौर में 3-4 कंपनियां हैं जो सोर्सेज हैं, जो जिनका अच्छा जो कमर्शियल काम करती हैं,
उनसे हमें प्लांट लेना पड़ता है, और वो प्लांट मदर प्लांट लगाते हैं, बाहर से प्लांट लगाते हैं, उसकी कटिंग लेके वो प्लांट तैयार करेंगे, वो हम पूरे इंडिया में वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे लेना पड़ता है हमें, और अच्छी क्वालिटी का प्लांट उनके पास मिलता है हमें। जी। अब हम चंदेल साहब, जैसे कि आपने कहा कि इस तरीके से इसका जो है आप अब हम ट्रांसपोर्टेशन के यदि प्रश्न पर आते हैं। जी जी। क्योंकि देखिए आपने उत्पादन भी कर दिया, जी। मृदा का परीक्षण भी हो गया, पानी के विषय में भी चर्चा हो गई, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग ये एक अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ, चुनौती है। और जैसा कि हमने कहा हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत जगह सड़कों की दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है। उस समस्या का किस प्रकार से आप निदान करते हैं, कैसे उस चुनौती को पार करते हैं? जोशी जी, ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा था, 2 साल पहले तो हमारी जितनी भी बसें जाती थी दिल्ली को, अब दिल्ली के लिए बसें जाती हैं, वो गांव से भी जाती हैं, कोई शहर से जाती हैं, तो फार्मर अपने सोर्स पे बस स्टैंड तक, जहाँ से बस दिल्ली के लिए जाती है, उसकी छत पे भेजता था 2 साल पहले। अब 2 साल से अब बसों की छत के जो कैरियर होते थे वो नहीं है। अब उसकी वजह से फार्मर को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब जितना भी हमारा प्रोड्यूस जा रहा है मार्केट में, वो सारा जा रहा है वोल्वो में, और वोल्वो की हर जगह, गांव में बस जाती नहीं वोल्वो, आपको पता है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस डाउन होती है, तो गांव में बस जाती। तो अब फार्मर को दिक्कत हो रही है। और दूसरा, वोल्वो में जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हम फ्लावर को भेजते हैं, हमारा फूल सेंसिटिव होता है बहुत ही, उसके ऊपर ज़्यादा वेट में नहीं आना चाहिए, हमारा टेम्परेचर उसको ठीक चाहिए। तो वोल्वो के अंदर ये दिक्कत आ रही है कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख रहे हैं, उससे वेट बढ़ रहा है, उसका डैमेज हो रहा है हमारा। और दूसरा, वोल्वो बस अंदर तो कैबिन है, उसका एसी है, पूरी नीचे है जो है वो गर्म है बहुत जी, तो उसकी वजह से हमारा डैमेज हो रहा है। मैं तो सरकार से कई बार इसके लिए हम तो चंदेल साहब, जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं रोजगार, व्यवसाय, तो ये तो आपके व्यवसाय में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती नहीं है? बहुत ज़्यादा चुनौती है सर ट्रांसपोर्टेशन की। जी अगर जैसे हमारा पहले फ्लावर जाता था, वो जाता था छत के ऊपर, जी और शाम को हम उसको बस में लोड करते थे, और पूरी रात वो चलता था रोड पे, और ठंडी हवा से वो ठंडा रहता था। जी आज दिक्कत ये हो गई है कि वोल्वो की बसों में उसको हीट मिल रही है, गर्मियों में दिक्कत है, सर्दियों में थोड़ा हमारा है कि टेम्परेचर ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं होती फूलों को, पर चुनौती है। जी। मार्केटिंग की व्यवस्था को कैसे आप देखते हैं? कैसे, यदि हमारा किसान बागवान इसको रोजगार के रूप में चुनता है, व्यवसाय के रूप में चुनता है, तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, उसको कैसे मीट आउट किया जाए? मार्केट में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हमारी दिल्ली गाजीपुर में है, तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन वहीं से होती है। इवन हिमाचल भी अगर कोई फ्लावर मंगवाता है, बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल हैं, तो उनको सारा वहीं से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हम फूल ग्रो कर रहे हैं, कोई हमसे 15 बंडल मांगे, 20 बंडल मांगे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबको दिल्ली ही माल भेजना पड़ता है मैक्सिमम, या शादियों का सीज़न जब होता है, जैसे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, हमारा हो गया, वहाँ शादियों में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है। हम वहाँ तक भी अपने मार्केटिंग के माल को दिल्ली तक भेजते हैं। दिल्ली से बाई एयर हम जयपुर भेजते हैं, उदयपुर भेजते हैं, इवन अयोध्या तक, मथुरा तक और हैदराबाद तक। जी, अगर आपके पास कनेक्टिविटी है, अब बाई एयर आपको कंपलसरी है सर, एयर होगी तभी हम इतने दूर तक। चंदेल साहब, आपने अयोध्या की बात करी और मुझे इस बात का स्मरण हुआ है कि आप बधाई के पात्र हैं। आपके द्वारा अपने पॉली हाउसेज में, या जो भी आप ओपन कल्टीवेशन पॉली हाउस में करते हैं, आपके द्वारा जो फूल उत्पादित किए गए थे वो हमारे श्री भगवान रामलला के श्री चरणों में जो है अर्पित किए गए। उनकी सजावट के लिए जो है आपसे फूल मंगाए गए थे, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंदेल साहब को राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में। तो मैं चाहूँगा कि आप उन पुरस्कारों को ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि सफल किसान की जो निशानी है वो तो सभी दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए। जोशी जी, हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर ने हमें फ्लावर एम्बेसडर हिमाचल प्रदेश का बनाया है। उसके बाद हमने एक रीजनल एग्रीकल्चर फेयर होता है जो 10 साल बाद हुआ था, उसमें हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला, सेकंड प्राइज़ मिला था फ्लोरिकल्चर में। अभी लास्ट ईयर हमें नेशनल अवार्ड जो हमारा IR पूसा में हुआ, उस हमें नेशनल अवार्ड फ्लोरिकल्चर में हमें मिला है। जी, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम सभी दर्शकों की तरफ से
सारे दूरदर्शन परिवार की तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। दर्शकों, इसीलिए तो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम करेंगे तभी कार्य सिद्ध हो पाएगा। आपने इसको रोजगार के रूप में चुना, स्वयं तो आपने रोजगार प्राप्त किया ही है, साथ में आपने अवश्य रोजगार भी उपलब्ध करवाया होगा। इस पर थोड़ा सा हमें और हमारे किसान बागवानों को बताइए। मैं सभी किसान भाइयों को यही कहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में काम करो, एक पूरे लगन से और कमर्शियल करें उसको, कि आप कमर्शियल काम करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। कमर्शियल काम करने के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। फ्लोरिकल्चर में ये फ्लोरिकल्चर फील्ड हमारी सर ऐसी है कि इसमें अगर 1-2 दिन आप नहीं गए तो नुकसान भी लाखों का है। जी बिल्कुल सीधी सी बात है, एक इंसेक्ट अंदर घुस गया, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर एक तो पहले तो बंद है, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है वो, पर अगर एक घुस गया तो उसको स्प्रे के बिना आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको टाइम पूरा देना पड़ता है। और सभी नौजवान जो मेरे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, वो सरकार इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है आपकी। और आप इसमें काम करो, 6 महीने के अंदर आपको इनकम होगी, जबकि इस और फील्ड में बड़ा मुश्किल होता है। आप 6 महीने के अंदर आपको अर्निंग शुरू हो जाती है। और इसमें काम करने थोड़ा हमें मार्केट का ध्यान रखना पड़ता है कि आप मार्केट में डिमांड क्या है, हमने प्लांट को कब लगाना है जिससे हमारी फसल सीजन लिए आए। शादी विवाह का जब टाइम होता है उस टाइम हमारी फसल निकलनी चाहिए, तभी आप अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। चंदेल साहब, वर्तमान में आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवा रखा है? सर हमारे पास 15-16 स्टाफ है जो परमानेंट हमारे पास काम कर रहा है जी। और कुछ अगर हमें जैसे हमें नई प्लांटेशन करनी होती है तो हमें लेबर हायर करनी पड़ती है, तो उस टाइम हमें लेबर को बढ़ाना पड़ता है जी। और मैं जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है कि आपने अब इस कल्टीवेशन को बहुतायत में बढ़ा दिया है और इसके साथ साथ शायद आप सब्जियों की और उस उत्पादन की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल जोशी साहब, इस बार हमने, जैसे मैं बिलासपुर से हूँ, तो हमें जिमीकंद का एक बहुत बड़ा इशू था कि जिमीकंद का बीज नहीं है जी। तो जिमीकंद के लिए मैंने इस बार आंध्र प्रदेश से एक 32 क्विंटल बीज लाया है, जिससे मैं 10 बीघे ज़मीन में रोपित किया है, जिसकी हमें क्रॉप नवंबर-दिसंबर में मिल जाएगी। और जिमीकंद भी हमारे पास हमने वो लाया है जो देसी भाषा में बोलते हैं, जो गाजरानी होता है जी, जिसको आप हाथ से काट लेंगे जी बिल्कुल, आपको खारिश नहीं होगी उससे। ये आपने एक इन एडिशन कल्टीवेशन प्रारंभ इन एडिशन कल्टीवेशन शुरू किया सर। चंदेल साहब, आपने एक बात करी कि अगर हम 2-3 दिन अपने बगीचों में ना जाए जहाँ पे फूल उत्पादन कर रहे हैं तो उसको कीट पतंग जो है ग्रसित कर देते हैं। कौन कौन से ऐसे कीट होते हैं जो थंब रूल जिसे मैं कहूँगा, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, और उसके निवारण को किस प्रकार से आप देखते हैं, किस प्रकार से उसका निवारण किया जाता है? सबसे पहले तो हमें इंसेक्ट आना नहीं चाहिए अंदर, और कुछ हमारा इंसेक्ट मौसम के साथ आते हैं। जैसे सर्दियों में हमारे क्रॉप में बहुत कम इंसेक्ट या हमारे फंजीसाइड बीमारियां लगती हैं। जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो हमें पहले तो एडवांस में स्प्रे करनी पड़ती है। बाई द वे अंदर कोई इंसेक्ट आ गया, अब इंसेक्ट हमारे क्या आते हैं, रेड माइट्स आता है, थ्रिप्स आता है, बड बोर आता है, और फंजीसाइड में हमारे अल्टरनेरिया की प्रॉब्लम होगी, बड रूट की प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए हमें एडवांस में ही स्प्रेस करनी पड़ती है। जी। एक आपने बात कही कि हमें जो है सरकार से, विभाग से बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि देखिए कोई भी उत्पादन प्रारंभ करना हो, अब आपके पास, आपको पता है, यदि कोई छोटा हमारा किसान होगा, बेरोजगार युवा होगा, तो उसके पास सीमित मात्रा में धनराशि होगी प्रारंभिक स्तर पर। आपने कहा कि विभाग से इसमें जो है पूर्ण सहयोग मिलता है। मैं चाहूँगा कि विभागीय सहायता किस प्रकार से इस उत्पादन के क्षेत्र में मिलती है, उसको ज़रूर साझा कीजिए। सर, उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश जो फूलों की खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। पिछले 15-20 सालों से इस पे बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किए सरकार ने, बहुत ज़्यादा हेल्प की। स्टार्टिंग में तो इसमें कम हमें जो असिस्टेंट मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। आज की डेट में पिछले 8-10 सालों से इसमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंट गवर्नमेंट दे रही है, लाखों रुपए सरकार दे रही है। 85% सब्सिडी हमारे पॉली हाउस पे या पॉली हाउस में मिल रही है। इसके अलावा जब हम पौध लगाते हैं, जैसे हम फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं या वेजिटेबल कर रहे हैं, हाई वैल्यू क्रॉप, उसमें भी 50% सब्सिडी किसान बागवानों को मिलती है। जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि विभाग और सरकार की तरफ से संपूर्ण सहयोग है। संपूर्ण सहयोग मिलता है सर, संपूर्ण। चंदेल जी हमारे कार्यक्रम में आए,
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के विषय पर दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। तभी तो दर्शकों कहा गया है, चंदेल जी के लिए 2 लाइनें हैं कि लोग मंजिल को मुश्किल मानते हैं, लेकिन चंदेल जी मुश्किल को मंजिल मानते हैं, और इसीलिए आज ये सफलता की सीढ़ी पार करके हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चंदेल साहब, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।